हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो हम फाउंडेशन केमिस्ट्री का लेक्चर 1 कर लिए थे। तो आज हम लेक्चर 2 देखने वाले थे। लेक्चर 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था उसको एक बार हम रिकॉल करवा देते हैं। तो हमने उसमें पढ़ा था पदार्थों का वर्गीकरण। तो पदार्थों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, एक भौतिक आधार पर और एक रासायनिक आधार पर। रासायनिक आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते थे, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ में हमारा होता था समांगी और विषमांगी, और उसी प्रकार शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते थे, एक तत्व एक यौगिक। तत्व में हमारा आता धातु, उपधातु, मिश्र धातु, और उसी प्रकार यौगिक में दो प्रकार का आता है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। अब भौतिक आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के थे, ठोस, द्रव और गैस। ठोस किसे कहते थे? तो जिनका आयतन आकार निश्चित हो तो उसे ठोस कहते हैं। द्रव किसे कहते हैं? तो जिसका आयतन निश्चित हो लेकिन आकार निश्चित नहीं हो तो उसको द्रव कहते हैं। और गैस किसको कहते हैं? तो जिसका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित ना हो तो उसे हम गैस कहते हैं। और पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा थी और पदार्थ की पांचवी अवस्था बॉस आइंस्टीन थी। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिए थे। तो लेक्चर 1 आप जाके जरूर देखिएगा। आज लेक्चर 2 देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर 2। तो देखिए, सर्वप्रथम परमाणु संरचना के बारे में जानकारी भारतीय विद्वान कनाद ऋषि ने दिया था। जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने विस्तृत रूप से परमाणु संरचना की जानकारी दी। इन्हें परमाणु संरचना का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि परमाणु संरचना का जनक किन्हें कहा जाता है? तो जॉन डाल्टन को कहा जाता है। इन्होंने एटम मतलब परमाणु शब्द दिया और कहा कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और हमारा निकलता है कि परमाणु शब्द किसने दिया? तो ये भी जॉन डाल्टन ने दिए थे। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। आगे देखिए, आधुनिक समय में डाल्टन के सिद्धांत को काट दिया गया और परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसॉन, पाई मेसॉन ईटीसी में तोड़ दिया गया। मतलब जो जॉन डाल्टन बोले थे कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन आधुनिक समय में मतलब वर्तमान में परमाणु को तोड़ दिया गया है। तो इन रूपों में तोड़ा गया इसको। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि परमाणु 3 रूप से बना होता है, किसके किसके? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तब उन 3 चीज़ से मिलकर बना है तो उसको तोड़ा कैसे नहीं जा सकता? उसको तो तोड़ा जा सकता है। तो यही आधुनिक समय में ये उनके मतलब जो सिद्धांत दिया हुआ था डाल्टन के, तो उसको काट दिया गया है, मतलब उसको झूठा ठहराया गया है। आगे देखिए, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि परमाणु है, तो परमाणु के जो अंदर केंद्र में था, केंद्र में 2 चीज़ पाया जाता है, एगो न्यूट्रॉन पाया जाएगा और एगो प्रोटॉन पाया जाएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर, मानिए ये बाहर का कक्षा, तो इसमें ये चक्कर लगाएगा, इसे मतलब चक्कर लगाता है। तो अंदर कौन कौन पाए जाते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जो केंद्र में पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए, मौलिक कण मतलब मूल कण, मतलब परमाणु किन किन से बना हो उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे, वैसे कण जिनका निर्माण किसी अन्य कण से नहीं हुआ तो उसे मूल कण कहते हैं। मतलब ऐसा कण जो स्वयं बना है, मतलब वो किसी से मिलकर नहीं बना है, तो उसे हम मूल कण कहेंगे। अब मूल कण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? तो एगो अस्थाई एगो अस्थाई। तो अस्थाई कौन में कौन कण है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सब अस्थाई है, और मेसॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो ये सब अस्थाई है। अस्थाई मतलब ये दोनों मेसॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन जो है किसी न किसी कण से मिलकर बना होगा, तो इसलिए अस्थाई है। लेकिन अस्थाई मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सब एकदम अस्थाई है। आगे देखिए, परमाणु का आकार गोलाकार होता है, जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। हमने पीछे बता दिया कि केंद्र में कौन रहता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, लेकिन चक्कर कौन लगाता है? न्यूट्रॉन लगाता है, इलेक्ट्रॉन लगाता है चक्कर। तो यही यहाँ पे बताया गया। आगे देखिए, परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं। नाभिक धन आवेशित होता है। परमाणु का कुल द्रव्यमान नाभिक में ही होता है। मतलब जो परमाणु के केंद्र है उसे नाभिक बोलते हैं। नाभिक कैसा होता है? तो धन आवेशित होता है, और परमाणु का कुल द्रव्यमान जो होता है वो नाभिक में ही होता है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था, ये भी बात याद रखिएगा। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पाए जाते हैं। नाभिक के अंदर पाए जाने वाले इन कणों के सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। अब न्यूक्लियन आपके समझा देते कि कैसे बनेगा। जैसे मानिए कि ये परमाणु है, ये यहाँ पे परमाणु है, इसके केंद्र में क्या पाया जाएगा? तो एगो न्यूट्रॉन पाया जाएगा, एगो प्रोटॉन पाया जाएगा। ये जो पाया जाता है ना, इसी केंद्र को मतलब सबको सामूहिक रूप से एक साथ क्या बोलेंगे? तो न्यूट्रिऑन बोलेंगे। मतलब ये सभी मिला के जो भी केंद्र में है तो सबको न्यूट्रॉन बोलेंगे। लेकिन न्यूट्रॉन में तो इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, कहे कि इलेक्ट्रॉन तो बाहर चक्कर लगाता है, हम तो नाभिक को बोल रहे हैं न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसमें शामिल नहीं होगा। तो जैसे देखिए आगे,
परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं। नाभिक धन आवेशित होता है, कुल द्रव्यमान नाभिक में ही होता है, ये हो गया हमारा। उसके बाद देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन नहीं है, क्योंकि यह नाभिक के बाहर रहता है, मतलब बाहर चक्कर लगाता है। जो केंद्र में रहेगा वही न्यूक्लियॉन में शामिल होगा। तो केंद्र में दो चीज़ रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो यही दोनों शामिल होंगे न्यूक्लियॉन में। परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रॉन में मापते हैं, मतलब जो परमाणु की त्रिज्या है उसको एंगस्ट्रॉन में मापा जाता है। तो कितना होता है, तो 10⁻⁻10 एम। और उसी प्रकार देखिए नाभिक की त्रिज्या, वो परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रॉन में, लेकिन नाभिक की त्रिज्या को फर्मी में नापा जाता है। ये डाटा दिया हुआ है, इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखिए और अपने स्वयं नोट बना लीजिएगा। परमाणु त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से 1 लाख मतलब इतना गुना अधिक है। काहे कि दोनों का अंतर निकालिएगा तो 10 पर पावर कितना बचेगा, 10 पर पावर 5 बचेगा। इसका मतलब की है कि 1 पर 5 जीरो है, तो अगर जो इसको हटाइएगा तो 1 पर 5 जीरो दीजिएगा तो 1 2 3 4 5, तो 5 मतलब 1 लाख। तो वही बता रहा है कि परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से 1 लाख गुना अधिक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए परमाणु मॉडल, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो सर्वप्रथम परमाणु मॉडल जे थॉमसन ने दिया। इन्होंने परमाणु को तरबूज के समान माना था, अतः इस सिद्धांत को तरबूज के सिद्धांत कहते हैं। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है। इनके अनुसार तरबूज का लाल भाग प्रोटॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज के साथ मतलब समान बिखरे होते हैं। इनके द्वारा प्रोटॉन की बताई गई स्थिति वास्तविकता से भिन्न थी। तो ये उतना याद नहीं रखेगा, खाली याद रखेगा कि परमाणु मॉडल किसने दिया, तो परमाणु मॉडल जे थॉमसन ने सबसे पहली बार दिया था, ये बात याद रखिएगा। आगे देखिए रदरफोर्ड मॉडल, ये भी एग्जाम में आता है कि रदरफोर्ड मॉडल से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो देखिए इस मॉडल को अल्फा प्रकीर्णन मॉडल भी कहते हैं। अल्फा प्रकीर्णन किस लिए कहते हैं, जो हम आपको बताते हैं। इससे रदरफोर्ड ने रेडियम से अल्फा किरण को निकाला था और सोने की पतली परत पर प्रहार किया था और निम्नलिखित जानकारियां दी थी। मतलब ये क्या है कि सोने के प्लेट लिए थे और उस पर अल्फा कण प्रहार किए थे। तो अल्फा कण एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अल्फा कण कैसा होता है, तो ये भी धन आवेशित होता है। ये भी याद रखिएगा कि अल्फा कण धन आवेशित होता है। जैसे देखिए यहाँ पे स्थितियाँ हैं, स्थिति यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि चादर की प्लेट है, ऐसे मान लीजिए, नहीं तो मान सकते कि परमाणु भी है तो भी मान सकते हैं। परमाणु में मान लीजिए तो ये ने अल्फा कण प्रहार किए, तो देखिए कुछ कण है जो डायरेक्ट सीधा गया है, सब अल्फा कण है, ये लिखा हुआ डायरेक्ट गया है। अब कुछ कण है जो मुड़ गया है, कुछ कण है जो मुड़ गया, उसी प्रकार इनने भी कुछ कण दम डायरेक्ट सीधा चला गया है। अब कुछ कण है जो मुड़ गया है और कुछ कण है जो जैसे गया तो वैसे वापस आ गया है। मतलब ऐसे हम समझाए थे, जैसे मानिए कोई कण ऐसे गया तो टकरा के एकदम डायरेक्ट उसी दिशा में वापस आ गया। तो हमने तो आपको बताया कि अल्फा कण क्या होता है, तो अल्फा कण धन आयन होता है। और धन आयन तो दोनों में विकर्षण होगा, तो विकर्षण होगा तो एक दूसरे के वापस आ जाएगा, मतलब विकर्षण होगा तो साइड ऐसे ही आ जाएगा। तो मतलब बीच में भी धन आयन, तो इससे ये पता चलता है कि प्रोटॉन भी आपका धन आयन है, तब ना दोनों में विकर्षण होगा। अगर जो प्लस माइनस मिलेगा तो आकर्षित हो जाएगा, मतलब ये भी चल जाएगा सीधे, लेकिन ये वापस आ गया, मतलब ये दोनों में विपरीत है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखिए यहाँ पे तीनों क्या क्या बताएं, तो पहला देखिए, दूसरा तीसरा देखिए, पढ़ते हैं क्या क्या बताएं। तो पहला हम देखिए अधिकांश अल्फा किरणें सोने की चादर को पार कर गई, अतः परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। जो मतलब सीधा गया था कण, वो अधिकांश भाग खाली है। कुछ अल्फा किरणें परमाणु के मध्य भाग से थोड़ी विचलित तिरछे होकर निकल गई, अतः इन्होंने कहा कि परमाणु का मध्य भाग धनात्मक होता है। हमने बताया कि धनात्मक होगा तभी ना विकर्षण होगा, अगर जो धनात्मक नहीं होगा प्लस माइनस होगा तो दोनों एक साथ आ जाएगा, मतलब आकर्षण हो जाएगा, लेकिन वो तो वापस आ गया था। आगे देखिए 20,000 में से अल्फा रे मतलब अल्फा किरण परमाणु के मध्य भाग से टकराकर वापस आ गई, अतः उन्होंने कहा कि परमाणु का मध्य भाग ठोस होता है, जिसे उन्होंने नाभिक नाम दिया। तो देखिए रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था, देखिए नाभिक नाम दिया था रदरफोर्ड ने, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और देखिए रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। ये तो हमने बहुत बार पीछे रिवीजन कर लिया। देखिए इन्होंने उसके बाद देखिए मैक्सवेल का सिद्धांत। तब मैक्सवेल का सिद्धांत क्या है, तो ये देख लीजिए। तो इन्होंने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया
और बताया कि जब कोई कण वृत्तीय मार्ग पर चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, अतः इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, जिस कारण उसकी ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, जिस कारण परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अतः मैक्सवेल ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को अस्थायी बताया। कहा कि परमाणु मॉडल उनने तो खाली बोला था कि मतलब इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर लगाएगा, और तो कुछ उन्होंने बताया नहीं था। लेकिन इन्होंने क्या बताया, मानिए कि परमाणु है, यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मानिए कि ये परमाणु है, मैक्सवेल का नियम क्या बताता है कि परमाणु है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर चक्कर लगा रहा है। तो मैक्सवेल बोलते हैं कि जब ये चक्कर लगाता है तो ये ऊर्जा खपत होती है। जैसे वो मतलब काम कर रहा है तो जरा ऊर्जा धीरे धीरे घटेगा ना। तो मतलब वो बोल रहे हैं कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर लगाता है तो मतलब इसका ऊर्जा उत्सर्जन करती है और धीरे धीरे इसकी ऊर्जा है जो समाप्त हो जाती है। तो समाप्त हो जाएगी तो देखिए, जैसे हम कोई चीज़ को घुलाते हैं तो धीरे धीरे मानिए हम घुलाना बंद कर देते हैं, धीरे धीरे घुलते घुलते धीरे 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 केंद्र में आ जाएगा। तो यही ये बता रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अतः इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उत्सर्जन करेगा, जिस कारण उसकी ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। धीरे धीरे आप घुलाना बंद कर देंगे तो बीच में आ जाता है कि नहीं। तो वही बात यहाँ पे है, जिस कारण परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अतः मैक्सवेल ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को अस्थायी बताया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए बोरबरी मॉडल। तो बोरबरी मॉडल भी देख लेते हैं। तो इसे नीलबोर ने दिया था। इसके अनुसार परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, अर्थात उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में जाता है, अर्थात निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है, तो वह बाह्य स्रोत से ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, अर्थात उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा से नाभिक से समीप वाली कक्षा में आता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, अतः उसकी ऊर्जा में कमी आती है। इस इन्होंने क्या कहा है, इसको हम आसान भाषा में आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये परमाणु है, परमाणु मान लीजिए परमाणु है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए इसको कक्षा इसे मान लीजिए, एक कक्षा हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। इसे तो ये बोलते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ है, अगर ये बाहर वाला कक्षा में जाएगा, मतलब आगे वाला कक्षा में जाएगा, मतलब दूर वाला में, तो दूर वाला में कक्षा में जाएगा तो बाह्य स्रोत से ऊर्जा ग्रहण करता है, तो इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। लेकिन ये जब जैसे मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से ये अंदर आएंगे तो ये तो ग्रहण किसी से करेगा ना, तो इसकी ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा उत्सर्जन करती है। तो ऊर्जा में क्या आएगी, कमी आएगी। तो यही बात क्या है कि जब बाहर जाएगी तो उसमें ऊर्जा बढ़ेगा, लेकिन जब अंदर आएगी मतलब पास आएंगे तो उसकी ऊर्जा कमी आएगी। तो यही यहाँ पे समझाया गया है। आगे देखिए, ये आपको टेबल याद रहना चाहिए, बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जैसे देखिए कण, खोजकर्ता, द्रव्यमान और आवेश। जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉम्सन ने किया था। कब, तो 1897 में। इसका देख लीजिए द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1 गुने 10⁻31 kg। द्रव्यमान को kg ऐसा मात्रक होता है। उसी प्रकार आवेश क्या है, तरीन आवेशित होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन कैसा आवेशित होता है, तरीन आवेशित होता है। प्रोटॉन देखिए, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो गोल्डस्टीन ने की थी। कब की थी, तो 1919 में किया था। इसका द्रव्यमान देख लीजिएगा। और ये कैसा होता है, धन आवेशित होता है। हमने आपको बताया था कि धन आवेशित, जैसे जब नाभिक में धन आवेशित रहेगा तो धन धन मिलेगा, मतलब दोनों प्लस प्लस मिलेगा तो विकर्षण होगा। तो प्लस थी, तो हमने पहले ही बता दिया था कि प्रोटॉन प्लस होता है। और न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन चैडविक ने खोज किया था। कब किया था, 1932 में। इसका द्रव्यमान इतना है और नो चेंज, मतलब इसका आवेश में कोई, मतलब आवेशहीन है, मतलब इस पे नहीं ऋण है नहीं धन है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा। और यहाँ पे क्या याद रखते हैं, इसको याद करने के लिए ट्रिक उरिक देखिए। तो इसका ट्रिक हम था PEN, पेन। ये हो गया पेन, पेन हो गया। तो इसको याद कैसे करेगा, और पेन के सीधा लिख दीजिए जी, उसके बाद हो जाएगा TGTC। ऐसे याद आप रख सकते हैं, पेन GTC। जैसे पेन मतलब प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो जी से क्या था,
तो जी से क्या होगा बताइए, तो गोल्डस्टीन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो टी से थॉमसन हो गया। और जो न्यूट्रॉन हो गया, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो सी से चैडविक हो गया। तो इसे आप याद रख सकते हैं आसानी से। आगे देखिए, भार में देख लेते हैं कि किसका सबसे ज़्यादा होता है, सिर्फ किसका सबसे कम होता है। तो भार सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन का होता है, उसके बाद प्रोटॉन का होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का होता है। और उसी प्रकार भेदन क्षमता भी सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन का होता है, प्रोटॉन के उसके बाद सबसे कम इलेक्ट्रॉन का होता है। तो भार और भेदन क्षमता दोनों याद रख लीजिएगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने की थी। ऐसे कैथोड किरण भी कहा जाता है। निरपेक्ष द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कितना था, तो 9.1 × 10⁻−31 kg। उसके बाद देखिए सापेक्षिक द्रव्यमान, तो सापेक्षिक द्रव्यमान कितना है, तो इतना mu है, मतलब 0.00054 mu। आवेश देखिए, तो आवेश तो ये वाला याद रखिएगा, ये आता है एग्जाम में कि आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर, तो ये ऋणात्मक था, तो -1.6 × 10⁻−19 ये एग्जाम में आता है। तो इसको याद रखिएगा, एकदम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन का प्रोटॉन की तुलना में, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन का प्रोटॉन की तुलना में कितना होता है, तो 1/1837 या 1/1840 होता है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। ये भी याद रखेगा कि इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी हमेशा कैसे होगी, तो ऋणात्मक होगी। आगे देखिए, अब AMU का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट, मतलब परमाणु द्रव्यमान इकाई। इसे कार्बन 12 C12 के द्रव्यमान में 12वें भाग को 1 mu कहते हैं। इसे U से भी व्यक्त किया जाता है। तो 1 mu बराबर कितना होता है, तो 1.66 × 10⁻27 kg। ये याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन हमारा हो गया, प्रोटॉन को देखते हैं। तो इसे एनोड किरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण, लेकिन प्रोटॉन को एनोड किरण भी कहते हैं। इसकी खोज गोल्डस्टीन ने किया था, जबकि नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। आगे देखिए, इसका सापेक्षिक द्रव्यमान कितना होता है, इतना होता है, आप याद कर लीजिएगा। निरपेक्ष द्रव्यमान इतना होता है। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, इतना होता है। प्लस में होता है, सब वही है, लेकिन प्लस में होता है कि प्रोटॉन क्या होता है, तो धन आवेशित होता है, तो इसलिए प्लस में जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो ऋण आवेशित होता है, तो उसको माइनस था। तो दोनों में कोई अंतर नहीं, लेकिन ये याद रखेगा कि प्लस माइनस किस में होता है, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा समान होती है, किंतु उनकी प्रकृति में विपरीत होती है। जैसे एगो धन आवेशित होता है, एगो ऋण आवेशित होता है, तो विपरीत तो है। आगे देखिए न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो हमने पढ़ लिया था पीछे कि चैडविक ने किया। इस पर कोई भी आवेश नहीं होता, मतलब ये आवेशहीन होता है। इसी कारण इसकी खोज में अधिक समय लगा, मतलब न्यूट्रॉन की खोज सबसे पीछे हुआ, जिससे अधिक समय लगा है। इसका द्रव्यमान आप याद रख लीजिएगा, द्रव्यमान इतना है, सापेक्षिक द्रव्यमान इतना, आवेश तो है ही नहीं है इसमें, तो 0 हो जाएगा। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, मतलब हाइड्रोजन जितना हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है उतना ही न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, तो ये याद रखिएगा। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन अस्थायी गुण को दिखाने लगता है, मतलब ये है, ये अस्थायी गुण को दिखाने लगता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है जो अस्थायी गुण को दिखाता है, लेकिन ई अस्थायी गुण को दिखाता है न्यूट्रॉन। अब आगे पढ़िए, न्यूट्रिन के बारे में देखते हैं। तो इसकी खोज पॉली ने किया था। न्यूट्रिन को खोज किसने किया था, तो पॉली ने किया था। इसका द्रव्यमान तथा आवेश शून्य होता है, मतलब द्रव्यमान और आवेश इसका शून्य होता है। मेसोन की खोज यूकोवा नामक वैज्ञानिक ने किया था, ये भी याद रखिएगा। बोसोन की खोज सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था। ये क्वेश्चन आता है कि बोसोन की खोज किसने किया था, तो सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था। आगे हमारा है पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन, तो यह इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण, मतलब एंटी पार्टिकल है। इसकी खोज एंडरसन ने किया था, मतलब पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। ये याद रखिएगा कि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, तो एंडरसन ने किया। इसका निरपेक्ष द्रव्यमान देख लीजिएगा। और देखिए आवेश, तो पॉजिट्रॉन भी धन आवेशित होता है, तो इसका भी हो जाएगा। जो प्रोटॉन का था वहीं पॉजिट्रॉन का होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलम। आगे देखिए, जब दो एंटी पार्टिकल दूसरे की ओर गति करते हैं
तो वे एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। मतलब जब दो एंटी पार्टिकल है जो एक दूसरे के मतलब आएंगे सामने, मतलब दोनों से मिलेंगे तो दोनों एक दूसरे को नष्ट कर लेंगे। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आपको आते हैं। तो देखिए इसकी खोज मोसले ने किया था। इसे जेड से दिखाया जाता है, मतलब जेड से संकेत किया जाता है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। यह हमेशा पूर्णांक में होता है। पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे में, तो ये पूर्णांक में होता है। तो यहाँ पे देखिए कि परमाणु के नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉन की संख्या होती है उसे ही हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं। मतलब प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या, मतलब परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। ऐसे नोट में देखिए, भले ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, किंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक नहीं कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घटता बढ़ता रहता है। मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि जो परमाणु संख्या होता है, मतलब परमाणु संख्या होता है जो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर भी बोल सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या है कि ये घटते बढ़ते रहता है, तो इसलिए मतलब आप बोल सकते हैं कि ये भी बराबर होगा, लेकिन घटते बढ़ते रहता है, तो इसलिए आप नहीं बोल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे किसी उदासीन परमाणु के लिए इतना इतना, मतलब सभी बराबर है ना, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे अब यहाँ पे हम समझाते हैं, मान लीजिए कोई धातु है, मान लीजिए सोडियम ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो संख्या कुछ लिखा रहेगा, यहाँ पे कोई नंबर लिखा रहता है। यहाँ पे भी आप देखे होंगे कि नंबर लिखा रहता है, ऊपर में भी और नीचे में। तो जो नीचे वाला नंबर आता है वो परमाणु संख्या रहता है, और जो ऊपर में जो नंबर लिखा रहता है वो परमाणु मास रहता है, मतलब परमाणु द्रव्यमान रहता है। तो याद रखिएगा कि नीचे वाला रहेगा तो परमाणु संख्या, ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान। तो देखिए यहाँ पे आपको, तो नीचे वाला परमाणु संख्या हो जाएगा, तो परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, तीनों इसी में है। तो उसी प्रकार इसमें भी है, नीचे वाला ही देखना है। तो परमाणु संख्या 19, प्रोटॉन की संख्या 19, इलेक्ट्रॉन की संख्या 19, कहा कि तीनों बराबर है, ये ध्यान दीजिए। उसी प्रकार देखिए परमाणु संख्या 69, प्रोटॉन की संख्या भी 79 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 79। तो ये सब सेम है, तो इसको याद रखिएगा। अगला टॉपिक देखते हैं, तो आयनों के लिए परमाणु क्रमांक। तो आयन बनाने पर भी परमाणु क्रमांक में अंतर नहीं आता, किंतु आयन के लिए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या परमाणु के समान नहीं होती है। मतलब परमाणु संख्या के समान नहीं होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये यहाँ पे आपको बताने के लिए बोल रहे हैं। अब देखिए आयनों के लिए, तो आयनों के लिए क्या है, आयनों के लिए इलेक्ट्रॉन, जैसे परमाणु संख्या जो है वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, आवेश में। तो ये यहाँ पे ध्यान रखने की बात है। तो यही यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिया है। धन आयन के लिए ऋणात्मक और ऋण आयन के लिए धनात्मक। यहाँ पे हम ऐसे नहीं समझाएंगे, ऐसे समझेगा तो आपको दिमाग नहीं काम करेगा। जैसे देखिए हम मानते हैं किसी भी एगो ले लेते हैं, पोटेशियम इन्हें ले लिए पोटेशियम। यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि अगर जो ये है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को अगर जो देगा, मानते हैं कि ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर 1 प्लस आएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब ये देगा मतलब अपने में से देगा तो प्लस आएगा, लेकिन ये जब लेगा तो क्या आएगा, माइनस। जब ये लेगा तो इसके पास माइनस आएगा और ये देगा तो प्लस आएगा। ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी धातु जब अपना में से इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर प्लस आयन आता है, और इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर माइनस आयन आता है। लेकिन आप सोचिएगा कि अगर जो ले रहा था तो उसमें जुटना चाहिए, नहीं, इसमें उल्टा होता है। तो यही ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम समझाया गया है, ये मान लीजिए मैग्नीशियम है, ये देखिए +2 आयन है। कितना है +2, तो इससे आप क्या अनुमान लगा रहे हैं कि दूध दिया होगा, मतलब अपने में से दूध निकाला होगा। तो देखिए इसका जैसे प्रोटॉन और परमाणु संख्या दोनों 12 है, आई 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, कहा कि प्लस है, जब देता है तब प्लस आता है, तो अपने से दिया मतलब अपने में से घटाया, तो 2 घटाया तो कितना बच गया 10। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये भी प्लस है, 3 प्लस है तो 3 घटाएगा। उसी प्रकार 2 माइनस है, माइनस मतलब लिया, मतलब आपने लिया था, आपने लिया तो जुटेगा ना, तो इसमें देखिए 2 जुट गया। उसी प्रकार एगो लिया तो एगो यहाँ पे जुट गया। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।